चैप्टर नंबर 3 माइंड मैप सीरीज की अगर मैं बात करता हूं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। आप सभी ने अभी तक 2 चैप्टर्स को कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमारा चार्ज था वो रेस्ट के ऊपर था। अब इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हमारा चार्ज है वो क्या आ गया, मोशन के अंदर है, फ्लो कर रहा है। तो उसकी वजह से पूरी चीजें आप इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हो। तो अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स है सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनका भी भला हो सके। दूसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यार देखो फिजिक्स की जर्नी आसान नहीं है, कहीं भी आपको भटकना ना पड़े, हर तरीके के सवालों को आप लोग आसानी से कर लें। तो उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि यार अगर मैं यहां पे बात करूं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। सबसे पहले आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होते हैं। क्यू की बात करते हैं तो चार्ज है, तो आप लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था। क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एन ई होता है, तो एन ई डिवाइडेड बाई टी है। तो एन की वैल्यू अगर निकालना है तो आई टी डिवाइडेड बाई ई आप सभी का हो जाएगा। अगर मैं करंट की बात करता हूं तो एक होता है, आप लोग एवरेज फॉर्म में देखते हो, एक होता है इंस्टेनियस। तो आई एवरेज का मतलब क्या है, डेल क्यू बाई डेल टी, और डेल क्यू क्या होता है, चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 आप सभी का होता है। अगर मैं इंस्टेनियस की बात करता हूं, मैं बोलता हूं कि जैसे टाइम कोई भी, मैंने बोला T इज इक्वल टू 2 सेकेंड या एट T इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी कि एक इंस्टेंट पे मैं बात कर रहा हूं। तो इस केस के अंदर dq बाई dt आप सभी का, यानी कि जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और देन उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं करंट डेंसिटी की बात करता हूं तो करंट पर यूनिट एरिया की बात है, वो आप सभी का होता है। अगर करंट का मैं रिलेशनशिप निकालता हूं वीडी के साथ, तो ये आता है I इज इक्वल टू एन ई ए वीडी। वीडी आप सभी का क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आप जानते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप जानते हो कि यार कोई भी मैं कंडक्टर अगर लेता हूं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। कोई इधर मूव करता है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। तो उस केस के अंदर अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालता हूं इनिशियल विदाउट कनेक्टेड बैटरी, तो उस केस के अंदर वो कितना हो जाता है, 0 वेलोसिटी की बात करते हैं। लेकिन अगर मैंने उसको बैटरी से कनेक्ट किया और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करता हूं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, और जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग उसको कह देते हैं। तो यहीं पे आपका क्या आ जाएगा, J इज इक्वल टू आई की जगह एन ई ए वी डी आप सभी रखेंगे, ए से कट जाएगा, एन ई वी डी आप सभी का आ जाता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकालेंगे तो वी डी इज इक्वल टू ई ई डिवाइडेड बाई एम मल्टीप्लाई बाई टाउ है। टाउ आपका क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। अब सबसे बड़ी बात है कि वीडी के ऊपर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो यहां पे माइनस क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इस वजह से माइनस साइन आप लोगों ने यहां पे लगाया। अब मोबिलिटी की बात करते हैं, तो मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, ई से ई कट जाएगा, तो ई टाउ डिवाइडेड बाई एम आप सभी का हो जाता है। अब यहीं पे कुछ रिलेशनशिप्स भी आप सभी की करंट के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या होती है, तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी है। अगर करंट की अगर मैं बात करता हूं मोबिलिटी के टर्म में रखोगे तो म्यू इज इक्वल टू क्या था, वी डी बाई ई है, तो वी डी की जगह रखोगे तो म्यू ई आप सभी का हो जाएगा। अब बात करते हैं यहीं पे ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ क्या बोलता है, बोला सर V बराबर आई आर है, बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात है कि इसके अंदर जो करंट आप सभी का फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। याद रख लेना ये, ठीक है। और सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है, बोलो सर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो हमारी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो कंडीशंस हैं जो हमारी कुछ कुछ होती है, जैसे हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर है, लेंथ है, ये सारी चीज हमारी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर वो हमारी चेंज हो रही है, चेंज होंगी तो फिर परफेक्टली चीजें नहीं आ पाएंगी। अगर मैं यहीं पे बात करता हूं आगे, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, बोला सर हमारे जब करंट फ्लो हो रहा है तो उसके रास्ते में रुकावट लेके आता है, हिंड्रेंस अकर करता है, राइट है। तो वो क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए आप सभी का होता है। याद रखिएगा अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है, बोला सर अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करता हूं तो एरिया पे क्या इंपैक्ट आएगा या कुछ ऐसे, तो याद रखेंगे हम लोग कि वॉल्यूम जो होता है ना इनका, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब जैसा पहले था वैसा ही अब है, सिर्फ आप लेंथ को चेंज कर सकते हो, एरिया को ऊपर नीचे कर रहे हो तो उसमें इंपैक्ट आएगा। जैसे मैंने वायर को खींच दिया है इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करता हूं तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सर एम अपॉन में क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ आप सभी का है। और आर की बात करोगे तो आर क्या होता है, एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ आप सभी का है। याद रख लेना, जैसे ही मेटल्स की बात करोगे तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो एक सर्टेन वैल्यू के बाद में रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो टाउ डिक्रीज करेगा, टाउ डिक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी आप सभी की क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। साथ ही साथ अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करता हूं तो उसके अंदर एक खास प्रॉपर्टी है, बोलो सर क्या, कि सर अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम है तो रेजिस्टिविटी कम होगी, रेजिस्टिविटी अगर कम है तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, टाउ इंक्रीज होगा। याद रख लेना, ठीक है।
रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की बात करेंगे। अगर रेजिस्टेंस आपको ज्यादा चाहिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन आप लोग लगाएंगे, रेजिस्टेंस अगर हमें कम चाहिए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लोग करते हैं। अगर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो आप देखेंगे यहां पे देखो कंडक्टेंस क्या होता है 1 रेजिस्टेंस, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। और कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो 1 रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल आप सभी का होता है। ठीक है बेटा जी, क्लियर है सभी को। यहीं से अगर मैं आता हूं आगे तो पावर क्या होती है, बोलो सर W डिवाइडेड बाई T बोल दीजिए, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम आप सभी बोल दीजिए। ठीक है, तो यहां पे आप W की बात करते हो तो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि V इज इक्वल टू W अपॉन में Q होता है। क्या होता है? V इज इक्वल टू W अपॉन में Q, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज आप सभी का होता है। अगर मैं वर्क डन की बात करता हूं तो यहां पे आप लोग देखेंगे V क्यू लिखते हो, Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा, T से T कट जाएगा, VI हो गया। अब यहां पे आप देखोगे कि अगर मैं V को लिखता हूं तो आई स्क्वायर, अगर मैं V की बात करता हूं तो आई आर आप सभी का है, तो आई आर रखोगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। और आई की जगह मैं लिखूंगा तो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एक आर से एक आर आप सभी का चला जाएगा। ठीक है बेटा। अगर मैं यहीं पे टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो देखो आपको मैंने ये केस किसके लिए होता है, जनरली ये मेटेलिक के लिए होता है, मेटेलिक कंडक्टर होता है ना उसके लिए। क्यों? क्योंकि सर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपको पता है कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यार मान लो मैंने यहां पे बोला कि सर जी R2 मेरा फाइनल रेजिस्टेंस है, इनिशियल रेजिस्टेंस है 1 प्लस अल्फा, ये डेल टी है। डेल टी का मतलब क्या है कि सर इनिशियल टेम्परेचर, आप डेल टी का मतलब क्या होता है, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस है। जनरली वो आप सभी से क्या पूछेगा, अल्फा पूछेगा, जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल की। देखो सेल पे आप 3 टर्म्स को देखते हो, एक होता है ईएमएफ, दूसरा होता है टर्मिनल वोल्टेज, तीसरा होता है आप सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर ईएमएफ की बात करते हैं तो क्या है, बोलो सर जब तक मैंने किसी भी सेल के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस समझते हो क्या? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब ये बोल दूं या लोड बोल दूं कि जब तक उससे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा है उस टाइम पे तुम मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हो तो उसको ईएमएफ बोला जाता है। करंट फ्लो हो रहा है तो उस टाइम पे तुम जो देखते हो उसको टर्मिनल वोल्टेज बोला जाता है। और जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है ड्यू टू जो इंटरनल जो उसके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, या मैं बोलूं कि जो उसके अंदर आप लोगों की H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 है, तो उसके जो आयंस है उनकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसके रास्ते में जो रुकावट आ रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा। तो यहां पे आप देखोगे आपके 2 केसेस होते हैं, एक होता है डिस्चार्जिंग का, एक चार्जिंग का। लेकिन जनरली हमारे सिलेबस में डिस्चार्जिंग है तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V प्लस आई आर है। और अगर V की बात करोगे तो E माइनस आई आर आप सभी का है। अब यहां पे आप सभी से पूछा जाता है कि सर मुझे बताइए कि मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगा। तो मैक्सिमम करंट फ्लो होने का एक ही केस है बेटा, जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो 0 हो। याद रख लीजिएगा क्या होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप सभी का क्या हो, 0 हो। जैसे मैं अगर यहां पे बोलता हूं कि आप यहां पे बोलोगे कि सर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई R प्लस R है। अगर इसको 0 कर देता हूं यानी कि R 0 होगा तो उस केस में I तुम्हारा क्या होगा, मैक्सिमम आप सभी को देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, ये आपको याद रख लेना है। दूसरी चीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन कितने टाइप के होते हैं, जनरली देखो 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज और पैरेलल। बाकी तुम इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करते हो तो उस केस के अंदर अलग अलग भी आप सभी को देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि अगर आप करंट निकाल रहे हो तो यहां से क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू एन ई, एन से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि एन है ना सीरीज में तो जुड़ेगा, एन ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एन आर हो जाएगा। वहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो आप जानते हो पोटेंशियल सेम रहता है, यानी कि ई आपका सेम रहेगा, आर प्लस में आपका जो R होता है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो अगर मैं वहां पे बात करूं तो आप निकालोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई R बाई M बोल दीजिए। M का मतलब होता है M नंबर ऑफ सेल्स को आप यहां पे यूज कर रहे हैं। तीसरा होता है वो है मिक्सिंग कर दी, मिक्सिंग करोगे तो उस केस में आप लोग बोलोगे I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एन आर डिवाइडेड बाई एम आप सभी का हो जाता है। लेकिन यहीं से सवाल नहीं, ये तो सेम चीज देखिए यार, सेम सेम वैल्यू के हैं तो बात है, लेकिन कल को ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सर कल को मैं बोलता हूं कि डिफरेंट सेल आ जाए तो क्या होगा। तो बेटा डिफरेंट सेल आ जाए तो उसके अंदर आपको पहले इक्विवेलेंट निकालना है। आपको यहां से पता है क्या पूछता है, आपको यहां से जनरली वो आपसे पूछता है कि भैया I निकालिए। I इज इक्वल टू क्या है, बोला सर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर प्लस में आर इक्विवेलेंट आप सभी का हो जाएगा। इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, बोला सर E1 जो है उसके साथ अपोजिट रेजिस्टेंस है R2, उसको मल्टीप्लाई करिए, E2 के साथ R1 को मल्टीप्लाई करिए और R1 प्लस R2 आप लोग यहां पे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, R1 प्लस R2 डिवाइडेड में आपका आ जाएगा। अगर R इक्विवेलेंट की बात करोगे तो R इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन R2 आप सभी का हो जाएगा। बोलो हाँ है ना।
1/R1 प्लस 1/R2 आप सभी का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये निकालना आना चाहिए कि अगर आपसे आई पूछ रहा है तो आप आई को इजीली कैलकुलेट कर पाए। किरचॉफ लॉ की बात करते हैं तो बेसिकली इसके अंदर दो लॉ आप सभी के काम के। पहला जो है वो है केसीएल। केसीएल का मतलब क्या है? किरचॉफ करंट लॉ है। तो यहां पे हम करंट की बात करेंगे और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे हमारा क्या है? बेस्ड है, यानी कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, सिंपली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसी को आप लोग बोलते हो जंक्शन लॉ। मतलब जितना भी करंट आपके जंक्शन के ऊपर आएगा उतना ही जाएगा, यानी कि समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 होगा एट जंक्शन। जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग है। इनकमिंग को प्लस से लिखते हैं, आउटगोइंग को माइनस से हम लोग डिनोट करते हैं, याद रख लीजिएगा। दूसरा होता है सेकेंडरी लॉ, जिसको आप बोलते हो लूप लॉ बोलते हो या केवीएल बोल देते हो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ आप लोग इसको बोल देते हो। इसके अंदर क्या होता है? जो तुम्हारा सर्किट है उसके अंदर समेशन ऑफ वी इज इक्वल टू क्या होता है? 0। समेशन वी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 0 होता है। और सबसे बड़ी बात है कि यार यहां पे चार चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अगर करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन, लूप का मतलब होता है चलने की डायरेक्शन, आप किस तरीके से मूव कर रहे हो, किधर से किधर जा रहे हो। तो लूप की डायरेक्शन और हमारे करंट की डायरेक्शन अगर सेम है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो सेम होने की केस में आप लोगों को जो वैल्यू है उसको क्या लिखोगे? देखो अब यहां पे देखना, मैं आपको बोल रहा हूं कि देखो ये करंट की डायरेक्शन है, ये लूप की डायरेक्शन है, तो उस केस में आपने माइनस लिखा। अगर ये तुम्हारे लूप की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, तो प्लस लिखा, क्योंकि दोनों अपोजिट है। प्लस से एंटर कर रहे हो, माइनस पे जा रहे हो बैटरी में, तो माइनस आएगा। माइनस से एंटर कर रहे हो, प्लस पे जा रहे हो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्लस ई आप सभी का आ जाता है। वहीं अगर मैं व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि ये हम लोगों को क्यों यूज करते हैं। बोलो सर कोई भी अननोन रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। यहां पे क्या होता है? गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अगर तुम्हारा ये बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर, बैलेंसिंग का मतलब है कि चारों रेजिस्टेंस बैलेंस्ड है, उस केस में मतलब क्या हुआ? 1:1 का रेशो है, या जो भी दोनों का रेशो है, इधर वालों का जो रेशो है वो इसके बराबर हो, या ऊपर वालों का रेशो इसके बराबर हो, नीचे वालों के बराबर हो, तो उस केस के अंदर आप लोग बोलोगे कि ये क्या है? बैलेंसिंग कंडीशन में आप सभी का है। और बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है, उसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अगर गैल्वेनोमीटर और जो बैटरी है इन दोनों की अगर पोजीशंस को चेंज कर दोगे तो भी इससे कोई फर्क आप सभी का नहीं पड़ने वाला है, यानी कि नो चेंज ही आप सभी का आएगा। ठीक है। बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है? P बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस बोल दीजिए, या P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, आप सभी इसके अंदर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बोल रहे हो कि ये तुम्हारा क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब तुम्हारा पोटेंशियोमीटर है और मीटर ब्रिज है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी अगर देखना चाहते हो तो मीटर ब्रिज में आप क्या करते हो कि वहां पे 100 सेंटीमीटर का वायर यूज करते हो, कंडीशन यही लगती है। लेकिन वहां पे आप बोलते हो P की जगह क्या हो जाएगा? L1 होगा, जहां पे आपका बैलेंस पॉइंट आ रहा है, और Q2 Q है वो आपका क्या आ जाएगा? 100 माइनस L1 आप सभी का आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप सभी का पूरा चैप्टर था। अगर मैं यहीं पे बात करूं, अगर आप चाहते हैं कि सर मैं तो इसकी पीडीएफ भी चाहता हूं, आपके साथ कनेक्ट भी होना चाहता हूं, तो @गजेंद्र सर फिजिक्स है, इसके ऊपर आप जुड़ जाइए, जिससे मैं आपकी मदद कर पाऊं। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई डाउट कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी मदद कर पाऊं। साथ ही साथ कोई डाउट कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। और सबसे बड़ी बात, देखो बेटा इसको 2-3 बार आप जब देखेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप चाहते हो कि सर हमें तो पूरा डिटेल में देखना है, तो उसके लिए ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप क्या करेंगे बेटा जी, उसको देख लेंगे, वहीं पे होम पे आप सभी को वो देखने को मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत, सभी को बाय बाय टू ऑल।